नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार पुनः मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ फ्री फायर और PUBG जैसे गेम से आप लोग प्लीज़ दूर रहें। खेलना है आपको, खेलिए ना, कौन मना करके रखा है आपको। खेलिए ऐसा जिससे भारत के लिए आप गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं। खेलिए तो नीरज चोपड़ा के जैसा खेलिए, खेलिए तो मीराबाई की तरह खेलिए, खेलिए तो सलीमा के जैसा खेलिए, और खेलना ही है तो निकी प्रधान के जैसा खेलिए, जिससे आपका पूरा देश जो है वो गौरवान्वित हो सके आपके खेल पर। ये ऑनलाइन का गेम में क्या रखा हुआ है, ये आपके फ्यूचर को बर्बाद करके रख देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों से ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चे जो है वो पॉजिटिव वे में ले रहे होंगे और ऑनलाइन गेम से अपनी दूरी को बढ़ा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज के क्लास को हम लोग पुनः स्वागत शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का हिस्ट्री, और हम लोग पढ़ रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। आपके NCERT बुक में एक टॉपिक है कि प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य से क्या संबंध था, यानी किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध ने भी रूस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग फटाफट एक ब्रीफ नोट्स देख लेते हैं किसके बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। एक्चुअली मैं यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज का टॉपिक में प्रथम विश्व युद्ध का नाम आया है तो शायद हो सकता है कि कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ABCD भी पता नहीं होगा, तो कम से कम थोड़ी बहुत आज के इस क्लास में उनको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले आपको समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो हुआ था वो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ऐसे तो माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे, परंतु बहुत सारे कारणों में भी एक कोई ऐसी घटना होती है जो तात्कालिक कारण बन जाती है, जिसकी वजह से युद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाता है। हम लोग पहले भी कई युद्धों की बात किए थे, कई क्रांतियों की बात की थी कि होते बहुत सारे कारण हैं, परंतु उसकी वजह से युद्ध शुरुआत नहीं हो पाती है, यानी क्रांति का बिगुल नहीं बज पाता है। परंतु कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से क्रांति जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पीछे भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसके वजह से तात्कालिक वो कारण बन जाती है और प्रथम विश्व युद्ध का बिगुल फूंक जाता है। तो वो कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिनका नाम क्या था, फर्डिनेंड, वो बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में अपनी पत्नी के साथ विजिट करने के लिए गए थे, घूमने फिरने, छुट्टियां मनाने गए थे। लेकिन इसी सेराजोवो में फर्डिनेंड को बम मारकर हत्या कर दी जाती है, यानी कि सेराजोवा कांड हो जाता है, यानी कि सेराजोवा में फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है, बम मारकर हत्या कर दी जाती है, और इसी के वजह से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। आज हालांकि स्टार्ट जो है ना वो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होती है। ऑस्ट्रिया जो रहता है वो सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर देता है, परंतु हालात एक के बाद एक इतना तेजी से बदलते जाते हैं कि इसमें 37 कंट्रीज जो है वो भाग लेते हैं, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। हालांकि यह युद्ध जो है वो 2 गुटों में लड़ा गया था। आपको यही चीज को समझना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कितने गुटों में लड़ा गया था, तो 2 गुटों में, मित्र राष्ट्र गुट और धुरी राष्ट्र गुट में, यानी 37 कंट्रीज थे, और ये 37 कंट्रीज जो थे वो इसी दोनों गुट का ही हिस्सा थे। या तो वे मित्र राष्ट्र गुट में शामिल थे या तो वे धुरी राष्ट्र गुट में शामिल थे। तो संक्षेप में आपको समझ लीजिए कि मित्र राष्ट्र गुट में प्रमुख शक्तियां कौन कौन से थे, यानी मित्र राष्ट्र गुट में कौन कौन से देश शामिल थे, तो इंग्लैंड, जापान, रूस, अमेरिका, फ्रांस। मतलब आप समझिए ना कि उस समय के जो सबसे बड़े बड़े शक्तिशाली देश थे वो सभी के सभी मित्र राष्ट्र गुट के हिस्सा थे, और छोटे देश जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, तुर्की,
ये सभी के सभी जो थे वो धुरी राष्ट्र गुट के हिस्सा थे। जर्मनी भी आपका जर्मनी जो हिटलर का देश रहा है वह भी धुरी राष्ट्रकूट का हिस्सा था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस रसिया के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस रूस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो किस गुट में शामिल था? प्रथम विश्व युद्ध में तो मित्र राष्ट्र गुट में शामिल था। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक संक्षिप्त नोट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस कहाँ पे था। अब आपको जब मैं समझाऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, तब आपको चीजें जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आएगी। अब समझ चुके हैं कि रूस जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में किस गुट में शामिल था? मित्र राष्ट्र गुट में शामिल था। क्लियर है? आइए, गृह युद्ध और रूस, युद्ध एवं रूस क्या हुआ कि जब प्रारंभ में जनता का तो भरपूर समर्थन मिला, यानी कि जब 1914 ईस्वी में यह प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो इस प्रथम विश्व युद्ध में जनता का, रूसी जनता का भरपूर सहयोग मिला। यानी कि वहां के जो शासक थे, आपको पता है वहां के शासक कौन थे? जार निकोलस द्वितीय उस समय क्रांति, है ना? तो जार निकोलस द्वितीय को वहां की जनता जो थी वो इस प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्टिंग में भरपूर सहयोग कर रहे थे, जी जान से युद्ध में लगे हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में युद्ध से मोह भंग होने लगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बाद में, शुरुआत में तो रूसी जनता जो थी वो इस युद्ध को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेती है, पूरे उत्साह के साथ लड़ती है। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध लंबा होता चला गया, मैं आपको बताऊं कि यह युद्ध जो है वो 4 सालों तक लड़ा गया है ना? 1914 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1918 ईस्वी तक यह युद्ध जो है वो चला है, तो लंबा समय चला है। तो वही कह रहा है कि शुरुआत में तो जनता का भरपूर समर्थन मिला, परंतु बाद में युद्ध से जनता का क्या होने लगा? मोह भंग होने लगा। मतलब वही जनता है जो कल तक पूरे उत्साह से लड़ रही थी, लेकिन अब उसी जनता का इस युद्ध के प्रति मोह भंग होने लगा। तो जाहिर सी बात होगी कि उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। उन्हीं कारणों की वजह से जनता जो है अब युद्ध लड़ना नहीं चाह रही है, सैनिक जो है वो युद्ध में भाग लेना नहीं चाह रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अब आपको समझना है कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से जनता का युद्ध से मोह भंग होने लगा और वो क्रांति का, रूसी क्रांति का कारण बना। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि लगातार हार, यानी युद्ध में बताया कोई 1, 2 महीने, 6 महीने नहीं चला है, युद्ध जो है वो आपका 4 साल चला है। और इस 4 सालों में रूस को लगातार हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ शुरुआत के समय में कुछ क्षेत्रों में उसे विजय भी प्राप्त होती है, परंतु उसके बाद लगातार हार पे हार मिलने लगती है। इस वजह से सैनिकों का जो मनोबल है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? टूटने लगता है। आपको समझना होगा इस चीज के माध्यम से कि जैसे ये रूस है ना? तो रूस का इधर का जो पार्ट हो गया वो पश्चिम का पार्ट हो जाएगा और इधर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? पूरब का हिस्सा होगा। तो रूस की जो सेना जो थी पश्चिम में फ्रांस से सटी हुई जो खाइयां थी, डीचेज जो थी, उन सभी के साथ वो लड़ाई कर रही थी। मतलब इधर बहुत खराब स्थिति नहीं थी, लेकिन इस साइड यानी जो ईस्ट का इलाका था, पूरब का हिस्सा जो था, वहां पर रूसी सैनिक जो थे वो युद्ध करते करते काफी लंबी दूरी तय कर लिए थे। मतलब लंबी यात्रा पे वे लोग चले गए थे, लंबी यात्रा कर चुके थे, बहुत आगे तक वे बढ़ चुके थे, लेकिन अब वे क्या होने लग गए? हारने लग गए। इस वजह से उनका जो है वो मनोबल बढ़ने के बजाय धीरे धीरे क्या होने लगा? उनका मनोबल घटने लगा। आप ही कल्पना कीजिए ना कि आप यदि फुटबॉल या क्रिकेट का कोई मैच खेल रहे हो, यदि एक मैच जीतते हो तो इससे आपका मनोबल, आत्मविश्वास जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और दूसरी मैच में आप और अच्छा प्रदर्शन कर पाते हो।
दूसरी मैच जीत गए तो अब और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तीसरा मैच जीते तो और वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन उल्टा समझिए कि पहला मैच खेले हार गए, दूसरा मैच खेले फिर हार गए, तीसरा मैच खेले फिर हार गए, तो इससे धीरे धीरे आपका मनोबल जो है ना वो गिरने लगेगा और आप मैच आगे का मैच खेलना नहीं चाहेंगे। ठीक वैसा ही सिचुएशन था रूस के सैनिकों का भी कि वे अब लगातार हार का सामना कर रहे थे। आप इस डाटा से समझ सकते हो कि 1914 से 1916 के बीच में लगभग 70 लाख सैनिक जो थे ना वो इस युद्ध में मारे गए थे। 70 लाख रूसी सैनिक जो है वो 14 से 16 के बीच में मारे गए। तो 70 लाख कोई छोटा डाटा नहीं है, बहुत बड़ा डाटा है कि 70 लाख सैनिक जो है वो 2 सालों में मारे गए। अब ये और बताते हैं कि कैसे 30 लाख जो रूसी लोग थे वो शरणार्थी बन गए। तो मैं अभी आपको समझा रहा था कि रूस के जो सैनिक थे पूरब की दिशा में आगे काफी बढ़ चुके थे, लेकिन जब वे हार का सामना करने लगते हैं तो वे लोग, वो सैनिक जो यहाँ तक आ गए थे, सपोज दैट ये वापिस अपने देश की ओर भागने लगते हैं। और ये जब वो भागते हैं तो न केवल पीछे आ रहे हैं बल्कि रास्ते में मिलने वाले जितने भी खेतों में लगे हुए फसल थे उन सभी फसलों को भी वे बर्बाद करते जा रहे थे, यानी फसलों में आग लगाते जा रहे थे। जो इमारतें मिल रही थी, घर मिल रहे थे, उन सभी को वो ध्वस्त करते जा रहे थे। मतलब जब ये रिटर्न आ रहे हैं तो सपोज दैट रास्ते में खेत है तो फसल को बर्बाद कर दे रहा है, घर बना हुआ है तो घर को भी डिमोलिश कर दे रहे हैं। किस लिए? ताकि जो दुश्मन के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं तो वे उनका पीछा करना बंद कर दे। क्यों? यदि उनको भोजन नहीं मिलेगा, खेतों में अनाज नहीं मिलेगा तो वे लोग खाएंगे क्या? और रहने के लिए यदि उनको घर नहीं मिलेगा तो वे सैनिक जो उनका पीछा कर रहे हैं वे सैनिक आसानी से पीछे मुड़ जाएंगे। तो ये चीज जो कर रहे थे रूसी सैनिक, जो अपनी रक्षा के लिए कर रहे थे कि खेतों में आग लगाना, फसलों को बर्बाद करना, रूसी घरों को तबाह करना, तो इससे वे अपनी जान की रक्षा कर रहे थे, दुश्मनों से पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु इससे सीधा नुकसान जो थी वो किसको हो रहा था? रूस की आम जनता को हो रहा था। इससे सीधा नुकसान किसको हो रहा था? तो रूस के किसानों को हो रहा था। इसी वजह से 30 लाख लोग जो थे ना वो शरणार्थी बन गए थे, क्योंकि उनके घर, उनके फसल, उनके खेत जो थे वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे? तबाह हो चुके थे। तो इन सारी घटनाओं से रूस की जनता में आक्रोश आएगा या नहीं आएगा? जाहिर सी बात है कि यदि किन्हीं का घर बर्बाद हो जाए, किन्हीं का खेत बर्बाद हो जाए, किन्हीं के खेतों में लगे हुए तैयार फसल बर्बाद हो जाए, तो इसके परिणाम स्वरूप शासक के प्रति जनता का जो आक्रोश होगा वह अपनी चरम सीमा पर होगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि जनता में राजा के प्रति, जार निकोलस द्वितीय के प्रति आक्रोश की भावना जो थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, है ना। तो ये तो लगातार हार की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि जार द्वारा ड्यूमा को नजरअंदाज करना। अब मैं आपको बताता हूं कि जब वहां पर फरवरी की क्रांति हुई थी, है ना, जब वहां पे 1905 ईस्वी की क्रांति हुई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप मैं पिछले वीडियो में बताया था कि वहां पे ड्यूमा का गठन किया गया था। जो खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी पिछले वीडियो में मैं बतलाया था, तो उसके परिणाम स्वरूप रूस में ड्यूमा का गठन किया गया था। और जब युद्ध प्रारंभ होता है तो राजा जो है वो उसी ड्यूमा के सलाह से ही किसी भी निर्णय को, किसी भी डिसीजन को वो लेता था कि युद्ध में किस तरह की रणनीति अपनाना चाहिए, किस तरह की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जार जो था वो धीरे धीरे इस ड्यूमा से सलाह लेना क्या कर दिया? बंद कर दिया, और सारे डिसीजन जो है वो खुद लेने लग गया, और उसका वो डिसीजन जो है वो सारे के सारे गलत साबित होने लग गए, और रूस की जो सैनिक थे वो हार का सामना कर रहे थे। तो इससे भी जनता में
आक्रोश की भावना जो है वो पनप रही थी। और मैं आपको बताया था कि पहली ड्यूमा को 75 दिन में, दूसरी ड्यूमा को 90 दिन में भंग कर दिया था और तीसरे ड्यूमा में अपने लोगों को वो शामिल कर लिया था। यानी जो लोग ड्यूमा में थे उनसे बिना सलाह मशविरा किए हुए ही जार निकोलस जो है वो युद्ध संबंधी फैसले ले रहे थे। और वो फैसले सभी के सभी कैसे साबित हो रहे थे? गलत साबित हो रहे थे। और इसी वजह से रूस के सैनिकों को हर मोर्चे पर लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से जनता में आक्रोश की भावना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। तीसरा क्या था कि रासपुतीन का प्रभाव। हालांकि मैं रासपुतीन के बारे में एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपको यहाँ पे यहाँ समझना है कि रासपुतीन कौन था। तो एक सन्यासी था। रासपुतीन राज दरबार में रहने वाला एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। आप ये चीज को अभी केवल समझिए, बाद में मैं रासपुतीन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि रासपुतीन कौन था। तो रासपुतीन का देखिए यहाँ पर समझना होगा कि एक तरफ जार जो था वो ड्यूमा को नजरअंदाज कर रहा था, दूसरी ओर इस रासपुतीन का शाही महल पे यानी जार के ऊपर इसका प्रभाव जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। एक्चुअली में कहा जाता है कि रासपुतीन का बहुत ज्यादा प्रभाव था किसके ऊपर? तो वहां की जारीना के ऊपर, अलेक्जेंड्रा के ऊपर, यानी जार निकोलस द्वितीय की पत्नी के ऊपर रासपुतीन का बहुत ज्यादा प्रभाव था। यानी जो रासपुतीन कहते, जारीना यानी अलेक्जेंड्रा जो थी वो उस काम को आंख बंद करके करती थी। मतलब कोई भी काम वो बिना रासपुतीन के पूछे बगैर नहीं करती थी। और जो अलेक्जेंड्रा कहती थी जार निकोलस उसी काम को करता था। मतलब केंद्र बिंदु में कौन आया? रासपुतीन। यानी जो रासपुतीन कहेगा वो जारीना अलेक्जेंड्रा करेगी, और जो अलेक्जेंड्रा कहेगी उसी काम को कौन करेगा? जार निकोलस द्वितीय। तो इससे भी जनता जो थी आक्रोशित हो रही थी, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय से तो नफरत करती थी, ये बात सही है जनता, लेकिन साथ ही साथ रासपुतीन को लोग देखना नहीं चाहते थे। रासपुतीन से भी लोग नफरत करते थे। इसके पीछे क्या वजह थी, जब मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, है ना। आप लोग तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, है ना। तो चलिए, रासपुतीन का प्रभाव हो गया, ठीक है। तीसरा एक और कारण बतलाया जाता है कि जो जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी जारीना अलेक्जेंड्रा, जार की पत्नी जारीना, लेकिन उसका मूल नाम क्या था? अलेक्जेंड्रा, और वो जर्मन मूल की थी। मतलब वो बेसिकली कहाँ की रहने वाली थी? जर्मनी की रहने वाली थी। अब आप समझ लो कि जर्मनी कहाँ पे था। मैं बताया था कि धुरी राष्ट्र गुट में था। जर्मनी कहाँ पे था? किस गुट में शामिल था? तो धुरी राष्ट्र गुट में शामिल था। और आपका रूस किस में था? तो मित्र राष्ट्र गुट में। मतलब जर्मनी जो था वो रूस का क्या था? दुश्मन था। और अलेक्जेंड्रा जो थी वो कहाँ के रहने वाली थी? जर्मनी की। मतलब राजा की बीवी जो है वो कहाँ की है? दुश्मन के घर की है। और उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी जो है वो कैसा साबित हो रहा है? गलत निर्णय साबित हो रहा है। मतलब जनता में ये भावना जाग गई थी, जनता में ऐसा बिलीव होने लग गया था कि जो अलेक्जेंड्रा कर रही है वो रूस की भलाई के लिए नहीं कर रही है। वो उसके द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किसके फेवर में लिए जा रहे हैं? जर्मनी के पक्ष में लिए जा रहे हैं। मतलब जो भी निर्णय ले रही है वो जर्मनी के लिए ले रही है। इसी वजह से जनता जो थी वो रासपुतीन से नफरत करती थी, अलेक्जेंड्रा से नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी की थी, और जर्मनी कौन था? रूस का दुश्मन था इस प्रथम विश्व युद्ध में। इसी वजह से आप समझ सकते हो कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है वो बदल के रख दिया जाता है क्या? पेट्रोग्राद। यानी कल तक जिस शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग था उसी का नाम बदल के रख दिया गया पेट्रोग्राद। क्यों रखा गया पेट्रोग्राद? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग नाम भी जर्मन नाम था। इतनी जनता जो थी वो रूस की जनता जर्मनी से इतनी नफरत कर रही थी, जर्मन चीजों से इतनी नफरत कर रही थी कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है ना वो बदल के क्या रख दिया गया? पेट्रोग्राद रख दिया। तो ये सारे कुछ कारण हुए।
अब आपको मैं इधर लेकर आता हूं कि उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। यहां तक तो मैं समझा चुका था कि 30 लाख लोग जो थे वो शरणार्थी बन चुके थे। अब यहां हम लोग देखते हैं कि इस प्रथम विश्व युद्ध की वजह से रूस की उद्योग और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो समझिए, मैं पहले ही बताया था कि रूस में औद्योगिक विकास बहुत नहीं ज्यादा हुआ था। वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो क्या था, कृषि था। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे शहर जो थे वो औद्योगिक शहर के रूप में विकसित थे। मैं बताया था कोयला और स्टील दो वहां के प्रमुख जो थे वो उद्योग धंधे थे, है ना। और जो भी उद्योग थे वो निजी संपत्ति थे, मतलब कहीं ना कहीं वो पूंजीपतियों के थे, वो निजी फर्म के थे। ये सारी चीजें मैं पिछले के क्लास में समझा चुका हूं, पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। अब देखिए उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लो कि ये क्या था, रसिया था, और रसिया में यानी कि रूस में जो आयात सामान किए जाते थे, जो रूस में विदेशों से सामान आते थे, चाहे वो कच्चा माल या अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो पूर्ति की जाती थी, वो किस सागर के माध्यम से की जाती थी, बाल्टिक सागर के माध्यम से। मतलब इसी रास्ते से वो वहां पर चीजें पहुंचती थी। जैसे आज आपको इंडिया समझो कि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। तो विदेशों से यदि हमारे यहाँ युद्धपोत कोई भी समुद्री जहाज आएंगे, या तो बंगाल की खाड़ी से होकर आएंगे, या तो फिर आपका किधर से आएंगे, हिंद महासागर से आएंगे, या फिर अरब सागर से आएंगे। ठीक इसी प्रकार से रसिया में जो सामान आते थे, समुद्री जहाज जो आते थे, वो कहाँ से आते थे भाई, तो वो बाल्टिक सागर के माध्यम से आते थे। और इस बाल्टिक सागर पर कब्जा करके रखा था कौन, जर्मनी। यानी जिस रास्ते से जर्मनी के उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल मिलता या अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलती, उस समुद्री मार्ग पर अधिकार था किसका, जर्मनी का अधिकार हो गया था इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और जर्मनी कौन था, रूस का दुश्मन था। तो अब आप समझ सकते हो कि यदि रास्ता ही ब्लॉक हो गया है तो उस रास्ते से आने वाले जो कच्चे माल थे या अन्य आवश्यक जो वस्तुएं थी, वो आना क्या हो गया, बंद हो गया। वही मैं यहाँ पे लिखा हूं कि कच्चे माल एवं अन्य सामानों का आयात जो है वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। क्यों, क्योंकि रूस में जो सामान आते थे वो किस रास्ते से आते थे, तो बाल्टिक सागर के रास्ते से आते थे। और इस बाल्टिक सागर पर अधिकार किसका हो चुका था, जर्मनी का अधिकार हो चुका था। तो सामान का आना क्या हो गया, बंद हो गया। कच्चा माल नहीं मिलेगा तो क्या होगा भैया, उद्योग धंधे जो है वो बंद हो जाएंगे। कल कारखाने जो थे वो बंद होने के कगार पे पहुंच गए। रेलवे लाइन का मैं बता रहा था कि वहां पे विकास हो रहा था। अब उद्योग धंधे ही नहीं चलेंगे, लोहा बनेगा ही नहीं, तो रेलवे लाइन का निर्माण होगा क्या, नहीं ना। इसी वजह से रेलवे लाइन जो थी वो क्या होने लग गए, टूटने लग गए। अब देखिए और क्या हो रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है वो ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को, जो कामकाजी उम्र के पुरुष थे, हट्टे कट्टे जो नौजवान थे, उन सभी को भी, आम जनता को भी सैनिक बनाकर मोर्चे पर भेज रही थी। यानी सरकार जो थी वो रूस के जो भी कामकाजी करने लायक, यानी काम करने लायक जो भी एलिजिबल पुरुष थे, उन सभी को युद्ध में सैनिक बनाकर भेज दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो काम करने लायक पुरुष हैं वो सैनिक बन के युद्ध करने के लिए यदि चला जाएगा तो कल कारखानों में जो भी काम होता वो काम अब हो पाएगा क्या, नहीं ना। तो वही चीज को लिखा हूं मैं कि कामगारों का वहां पे क्या होने लगा, अभाव होने लगा। और जब आप समझिए कि कोई फैक्ट्री चल भी रही है और वहां पर यदि मजदूर ही नहीं मिलेंगे तो इससे क्या होगा, उत्पादन जो है वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया। मतलब उत्पादन और भी ज्यादा कम हो गया। क्यों, क्योंकि मजदूर मिल ही नहीं रहे थे।
क्यों नहीं मिल रहे थे मजदूर? क्योंकि मजदूर तो वे लोग थे जो काम करने लायक थे, उनको तो शासक के द्वारा, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको सैनिक बनाकर मोर्चे पे यानी युद्ध करने के लिए भेज दिया गया, तो काम करने वाले लोग थे ही नहीं। अब देखिए, जब उत्पादन नहीं होगा तो वस्तुओं की कीमत जो है वो क्या होगी, धीरे 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 वो बढ़ने के लिए शुरू हो गया, यानी कीमतें जो है वो आसमान छूने लग गई। ठीक है, और 1916 ईस्वी तक आते आते पावरोटी की दुकानों पर दंगे होने के लिए शुरू हो गए। तो आप इन चीज़ों से समझ सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। ये किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की जनता में आक्रोश की भावना को और तेज करने का काम किया, किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध ने जार निकोलस द्वितीय की सत्ता को हिलाने का काम किया। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से रूस में क्रांति की एक बार फिर से शुरुआत होती है, किन परिस्थितियों में वहां पर युद्ध की शुरुआत होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। इन सारी चीज़ों को यदि आप जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज़ यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को यदि समझ में आता है तो प्लीज़ उसमें कुछ कमेंट करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक के लिए